Hello guys and welcome back to RJ Academia. You can call me your host, mentor, tutor, by whatever name you would like to call. My name is ऋषभ जैन और आज का हम कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम पार्टनरशिप के बारे में समझ रहे थे। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने अभी तक अनवील किया है या रिवील किया है। अभी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स और इंटरेस्टिंग आने वाले हैं और आज का डोज गजब ही हैवी डोज जाने वाला है। मैं मेक श्योर कि मैं इतने एग्जांपल्स दूं आपको कि इजीली सब चीज समझ में आने लग जाए। बट यस, आज का थोड़ा सा टॉपिक हैवी जरूर जाने वाला है मेरे दोस्तों। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम एक चीज समझेंगे कि कौन पार्टनरशिप में जब कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उस टाइम पे क्या लॉजिक्स यूज होने वाले हैं, क्या वो टैक्सेबल इवेंट होगा कि नहीं होगा, वो समझेंगे। दूसरा हम एक टॉपिक समझेंगे जिसके अंदर हम आउटसाइड बेसिस एंड इनसाइड बेसिस के बारे में समझेंगे। ठीक है। सी, प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर हमारे पास में सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे सारे के सारे बेसिस को, कि इनसाइड बेसिस क्या हो रहा है, आउटसाइड बेसिस क्या हो रहा है। बहुत इजीली सब चीज कैलकुलेट हो जाती है। बट जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात आती है तो हमको ये थोड़ी चीजें समझनी पड़ेगी। और हाँ, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, टेस्ट भी किया जाता है। और वन ऑफ द मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं ये का एग्जाम दे रहा था तो उस टाइम पे इसके काफी सारे क्वेश्चंस टेस्ट हुए थे। तो यहाँ पर मुझे डिफिकल्टी आ गई थी कि मैं इसको कैसे, अगर मैंने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ में नहीं, अगर समझा नहीं होता अपने टाइम पे, तो शायद मैं पार्ट टू को इजीली क्लियर नहीं कर पाता। अब अगर मैं इन चीजों को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो दे आर वे मच इजियर। ठीक है। बट जब हम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, जब हम इसको थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सिनेरियो क्रिएट करता है। बट नेवरदलेस, अगर यहाँ पर किसी को कोई भी दिक्कत आए, कभी भी आए, देखो अभी तो हम हमारे क्लास के अंदर है, आप लोग अपने मैसेजेस डालते जा रहे हैं, मैं देखता जा रहा हूँ, सब लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं और सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ पर आप लोग अपने मैसेजेस डाल के मेरे से बातें शेयर कर पाते हो। बट अगर नहीं समझ में आ रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं, अभी ये कॉन्वर्जेशन हम चलाएंगे, फिर हम एक डाउट क्लियरिंग सेशन और स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे, जो हमारा ऑलरेडी रेगुलरली चलता रहता है। हम उस डाउट क्लियरिंग सेशन के अंदर स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए लेंगे। ठीक है। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक मैसेज ड्रॉप कर दूंगा और उसके अंदर वोटिंग हम रख लेंगे कि किस किस को ज्वाइन करना है, और उस बेसिस पे हम ये सेशन को रख लेंगे। ये उसी टाइम रखेंगे जब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है। और उस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम और एग्जाम्पल के साथ में उसको समझाएंगे। फेयर इनफ। अभी के लिए हम क्या कोशिश करेंगे, देखो मैंने डरा दिया है, ऑनेस्टली मैंने डरा दिया है, काफी लोगों की नींद खुल चुकी है। आज मुझे नहीं लगता मुझे बोलना पड़ेगा गाइस गो गेट योर चाय, कॉफी, छाछ, लस्सी और whatever drink you would like to have so that you can wake out throughout the session and I can teach you well। आज मुझे नहीं लगता आज आप लोगों को उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप पहले ही उठ चुके हो मेरी वार्निंग के साथ में। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम लेट्स डाइव इनटू आवर टॉपिक और हमारे आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर देता हूं। होपफुली आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, नहीं दिख रही है तो प्लीज बता देना। ओके, आई गेस सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है। फेयर इनफ। ओके। अब देखिए इसके ऊपर भी कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, वो भी कवर करेंगे, ऐसा नहीं हम कुछ भी टॉपिक को छोड़ेंगे। हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था वो हमने, ओहो, कहाँ पर कवर कर दिया था, कहाँ तक कर दिया था। लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो हमने कवर किया था हमारे कॉस्ट के बारे में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट थी या फिर स्टार्टअप कॉस्ट थी। ठीक है, उसके बारे में हमने समझ लिया था। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमारे पास में कुछ टॉपिक्स और है। गारंटेड पेमेंट का एक टॉपिक है, और फिर हमारे पास में ट्रांजैक्शन बिटवीन द पार्टनर एंड द पार्टनरशिप होगा, वो भी एक टॉपिक है। सेपरेटली स्टेटेड आइटम्स, मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया था, बट हम इसके ऊपर वापस एक बार गो थ्रू करेंगे। ठीक है, इसको भी अभी लेंगे। बट उससे पहले हम कुछ करेंगे स्टार्ट। हम पहले स्टार्ट करते हैं कंट्रीब्यूशन टू योर पार्टनरशिप। ठीक है, पहले इसके ऊपर बात करेंगे, उसके बाद में हम किस टॉपिक को लेंगे, हम उसको लेंगे बेसिस ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। ये दो चीज होती है। अब यहाँ पर दो वर्ड दिख रहे हैं, इनसाइड बेसिस एंड आउटसाइड बेसिस। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है। अगर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो काफी बार जब मुझे रिव्यू नोट्स बोलते थे, मिलते थे, तो जब मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो में काम करता था तो हमारे रिव्यूअर्स ऐसे नहीं बोलते हैं
कि पार्टनर्स पार्टनर्स का क्या बेसिस है या पार्टनरशिप का क्या बेसिस है, हम लोग ऐसे बात नहीं करते थे। हम लोग सीधा बोलते थे कि इनसाइड बेसिस क्या है और आउटसाइड बेसिस क्या है। हमारी जो कॉन्वर्जेशन होती थी, जो भी ईमेल के थ्रू हम लोग चैटिंग चैटिंग नहीं, जो भी हम ईमेल के थ्रू कॉन्वर्जेशन करते थे, तो उसके अंदर इन वर्ड्स को हम डेफिनेटली यूज करते थे, जो कि होता था हमारा इनसाइड बेसिस एंड आउटसाइड बेसिस। अब बहुत सिंपल चीज है, इनसाइड बेसिस क्या होता है और आउटसाइड बेसिस क्या होता है, अभी आते हैं उससे पहले कंट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। देखिए, कंट्रीब्यूशन, हम जब कभी भी पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारी पार्टनरशिप फर्म बन रही है, ठीक है। अब इसके अंदर पार्टनर्स होंगे A B C एंड D। अब ये सब पार्टनर्स है, सबके पास सबका रेशियो कितना हो जाएगा, सबका रेशियो हो जाता है 25% ईच, ठीक है। 25% ईच, तो सम टोटल हो गया अपने पास में 100%, ठीक है। अब ये यहां से पार्टनरशिप इनको कुछ दे रही है, ठीक है। इन रिटर्न पार्टनरशिप भी तो इनसे कुछ ले रही होगी ना, इन रिटर्न पार्टनरशिप भी इनसे कुछ ले रही होगी। चलिए अब मेरे को बताना शुरू करो कि पार्टनरशिप इन लोगों से क्या ले रही होगी, पार्टनर से कुछ तो ले ही रही होगी, तभी तो वो दे रही होगी। मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को क्या देगी, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को क्या देगी, वो अपने पार्टनर्स को देगी पार्टनरशिप रेशियो, ये 25% ईच है। मतलब कि पार्टनर ए को क्या मिल रहा है, 25% शेयर मिल रहा है। पार्टनर बी को क्या मिल रहा है, 25% मिल रहा है। पार्टनर सी को क्या मिल रहा है, 25% मिल रहा है। पार्टनर डी को क्या मिल रहा है, वो भी 25% मिल रहा है, वो भी किससे, पार्टनरशिप फर्म से। ओके, ये तो हमारा चीज हो गई, पार्टनरशिप फर्म से क्या मिल रहा है पार्टनर्स को, एबीसीडी को। अब प्रॉब्लम आती है कि जो ये पार्टनर्स है, ये भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, ये भी तो कंट्रीब्यूट करेंगे, तभी तो पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। वो कुछ तो लाके देंगे। तो काफी लोग लिखने लग गए हैं लैंड दे रहे हैं, स्टॉक्स दे रहे हैं, किसी ने लिखा कैश दे रहे हैं, कोई लिख रहा है कैश कौन, और फिक्स एसेट्स दे रहे हैं, कोई कह रहा है इंटरेस्ट, हाँ पार्टनरशिप के अंदर इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। तो काफी लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कर दिए, ठीक है। तो यस करेक्ट, यही होने वाला है। तो पार्टनर एक शायद कुछ लाके देगा, वो कैश लाके देगा, या बी ने लैंड लाके दे दी, सी ने यहाँ पे इक्विपमेंट्स लाके दे दिए, डी ने यहाँ पे फिक्स फर्नीचर एंड फिक्सचर लाके दे दिया, कुछ भी लाके दे दिया, ठीक है। ये सब चीजें जाके यहाँ पर पार्टनरशिप में बनती है, और पार्टनरशिप उनको एक एक रेशियो प्रोवाइड कर देती है डिपेंडिंग अपॉन देयर जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट होता है उसके बेसिस में, या कैपिटल एग्रीमेंट होता है या कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे, वो उनको पार्टनरशिप का रेशियो प्रोवाइड कर देती है। अब बात क्या हो जाती है, जब हम यहाँ पे, मतलब यहाँ पर जब ए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, या बी जब लैंड को कंट्रीब्यूट कर रहा है, या सी जब इक्विपमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है, या डी जब फर्नीचर एंड फिक्सचर को कंट्रीब्यूट कर रहा है, इन लेमन टर्मिनोलॉजी अगर मैं पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को बीच में ना लाऊं, तो ये लोग अपने साइड से उस एसेट की ओनरशिप को छोड़ रहे हैं। और जैसे ही हम एसेट की ओनरशिप को छोड़ते हैं, अगर सेल प्रोसीड नहीं होता है, तो हम फेयर मार्केट वैल्यू को यूज करते हैं। सिमिलरली अगर पार्टनरशिप हमारे दिमाग में नहीं रहती, पार्टनरशिप हमारे दिमाग में नहीं रहती, तो यहां पे सिंपली पुट क्या हो जाता, सिंपली पुट जो भी लैंड है उसकी सेल प्राइस हम क्या अज्यूम करते हैं, जीरो, और जो भी उसकी एडजस्टेड बेसिस होती है वो हम यूज कर लेते हैं, और यहां पर हम क्या निकालते हैं, ये लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। या फिर सपोजिंगली किसी सिनेरियो के अंदर हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया, जस्ट इन केस किसी सिनेरियो के अंदर हमने गेन कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास में गेन आ जाता है। बट पार्टनरशिप जब हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक रूल आ जाता है, उस रूल के बेसिस पे हमको एग्जम्पशन मिल जाती है। अब एग्जम्पशन क्या मिलती है, कि जब कभी भी आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हो और आपने कुछ भी कंट्रीब्यूट किया है, तो वहां पर आपको कोई भी कैपिटल गेन लॉस कैलकुलेट करना नहीं है, यू आर फ्री टू डू दैट, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तो मेरे को बताओ। हम्म, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। सो अंडर सेक्शन 721, when a partners contribute property or cash to the partnership in exchange of partnership interest, no gain and loss is recognized by either of the partner and the partnership। चलिए यहां तक तो हमारा डाउट क्लियर हो गया, कि जब कभी भी, कहाँ गई मेरी ड्राइंग, हाँ, जहां जब भी हम हमारे पार्टनरशिप को स्टार्ट करेंगे, जो भी हम कंट्रीब्यूट करेंगे और जिस चीज को भी हमने कंट्रीब्यूट किया है, उसके ऊपर कोई भी गेन और लॉस कैलकुलेट नहीं होगा। बट ये सिर्फ रूल सेक्शन 721 कब लग रहा है, सेक्शन 721 लग रहा है जब हम कोई पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप कोई पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं,
तो सेक्शन 721 नहीं लगेगा। प्लीज डू नॉट से सर अगर हम बिजनेस को स्टार्ट करें मतलब 1120S के काम करें तो हम 1120S में समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट वहां पर भी आएगा। तो उस टाइम के कॉन्सेप्ट के लिए थांबा, सब चीजें एक साथ मिक्स नहीं करेंगे, इजी इजी वन बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। चलो यहां तक तो हमको एक चीज क्लियर हो गई कि हमने अगर कोई भी पार्टनरशिप स्टार्ट करी तो हमारे पास में कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पार्टनरशिप जब हम स्टार्ट करेंगे और हमने कुछ भी कंट्रीब्यूट किया तो उसकी दो चीजें हो सकती है। हम क्या चीज कंट्रीब्यूट करते हैं, एक हम कंट्रीब्यूट करते हैं कैश, और दूसरा करते हैं हम नॉन कैश। ठीक है, कैश के अंदर कुछ भी, जो भी कैश की वैल्यू है वही कंट्रीब्यूट करेंगे। सपोजिंगली मैंने अगर अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो अगर मैंने कैश कंट्रीब्यूट करा है $100,000, तो ये ही मेरी क्या बन जाएगी, यही मेरी बन जाएगी बेसिस। ये मेरा बेसिस बन जाएगा। अब बेसिस किस चीज का बनेगा वो थोड़ा सा समझो। जैसे पार्टनर ए है, पार्टनर ए ने कैश को कंट्रीब्यूट करा है पार्टनरशिप के अंदर। अब यहां पर ना दो तरीके से दिमाग चलने वाला है, ठीक है। यहां पर पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिमाग चलेगा और पार्टनरशिप के भी पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग को चलाना पड़ेगा। अगर हमने कैश को कंट्रीब्यूट किया है तो कैश के अंदर जो भी कैश की वैल्यू रहती है वो पार्टनर का बेसिस बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन रिटर्न पार्टनरशिप को कुछ तो मिल रहा है ना, इन रिटर्न क्या मिल रहा होगा, यहाँ से इसको 25% मिल रहा है, शेयर मिल रहा है उसमें से, ठीक है। पार्टनरशिप का शेयर मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे इस पार्टनर के लिए, ए के पार्टनर के लिए जितना भी कैश कंट्रीब्यूट करा वो बन गया, और पार्टनरशिप के अंदर जितना भी मनी इन आया है वो पार्टनरशिप के लिए उसका बेसिस बन जाता, ठीक है। तो हमारे पास में ये चीज क्लियर हो गई। अब मेजर चीज कहां आती है, जब हम नॉन कैश आइटम के लिए आते हैं, नॉन कैश आइटम के लिए आते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि पार्टनर यहां पर अगर लैंड को या फिर कोई भी अदर एसेट, आप फर्नीचर ले लो, फिक्सचर ले लो, बिल्डिंग ले लो, जो भी मन में आ रहा है, व्हीकल ले लो, कुछ भी आ रहा है, ठीक है, वो नॉन कैश आइटम आता है। जो पार्टनर की जो वैल्यू रहती है, ठीक है, जो पार्टनर की वैल्यू रहती है उस पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड, उस नॉन कैश एसेट के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पार्टनर ने लैंड को दिया है, ठीक है, लैंड दिया है, और इस लैंड की एडजस्टेड बेसिस इन द मार्केट, जो भी एडजस्टेड बेसिस है वो हो गई सपोजिंगली $250,000, ठीक है। वेयर एज इसी प्रॉपर्टी की, इसी लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, फेयर मार्केट वैल्यू हो गई $500,000, ठीक है, $500,000 है। तो जो पार्टनर का एडजस्टेड बेसिस रहता है, जो पार्टनर का एडजस्टेड बेसिस रहता है वो ही पार्टनरशिप का बेसिस बन जाता है। मतलब कि इस सिनेरियो के अंदर कितना हो जाएगा, हमारे पार्टनरशिप की बैलेंस शीट जब बनेगी, जब पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनेगी, और यहां पर हमारे जब एसेट्स आएंगे तो एसेट्स के अंदर हमने यहां पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लैंड, हमने लिखा लैंड, और लैंड की वैल्यू कितनी लिखेंगे, $250,000। अब पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि XYZ LLP के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी जो एसेट है, मतलब उसकी क्या एसेट हो गई, लैंड जो हो गई, उसकी वैल्यूएशन कितनी हो जाती है, उसकी वैल्यूएशन हो जाती है $250,000। और यही वैल्यूएशन जब पार्टनर ने कंट्रीब्यूट करी थी इस पर्टिकुलर फर्म के अंदर, वो ही इसकी एडजस्टेड बेसिस हो गई। अब इन रिटर्न पार्टनरशिप इसको क्या देने वाली है, इन रिटर्न पार्टनरशिप इसको दे देती है शेयर होल्डिंग, मतलब पार्टनरशिप रेशियो दे देती है सपोजिंगली 25%। मतलब कि पार्टनर बी ने जब लैंड को कंट्रीब्यूट किया था तो उसके बदले में उसको 25% होल्डिंग मिली थी। कहां से मिली थी उसको होल्डिंग, उसको मिली थी पार्टनरशिप XYZ से ना। इस 25% की होल्डिंग की बेसिस कितना हो जाता है, बेसिस हो जाता है इसका $250,000। अब किसी ने पूछ लिया कि सर हम ये बेसिस क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर 25% का। सी, कल को जाके आप अपनी एसेट को बेचोगे ना, मतलब कि आप इस पर्टिकुलर शेयर को बेचोगे, तो कल इस शेयर को बेचोगे तो इसकी भी तो कुछ वैल्यू तो होगी ना इस 25% शेयर की। सपोजिंगली आपने पूरा का पूरा 25% शेयर बेच दिया तो उस टाइम पे सेल प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी, जो भी मार्केट वैल्यू होगी। वेयर एज आपका बेसिस, मतलब कि आपकी कॉस्ट कितनी होगी। अब ये कॉस्ट किसकी कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, ये कॉस्ट कर रहा हूं पार्टनर की। तो उसकी जो पार्टनर की बेसिस हो जाता है वो कितना हो जाता है, $250,000। सिमिलरली कल को पार्टनरशिप इस लैंड को बेचता है किसी भी मार्केट वैल्यू में, कभी भी मार्केट में ये लैंड को बेचता है
तो इस पार्टनरशिप के लिए उसका बेसिस कितना हो जाता है, उसका बेसिस हो जाता है $250,000 तक का। ओके, चलो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, फिर अपन धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। आज का थोड़ा सा स्लो ही रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से, मैं इन दो टॉपिक में ही आज का टाइम कंज्यूम कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे को ये अच्छे से समझाना है। ठीक है, ये काम की चीज है, आगे चल के भी काम आएंगे ये, और ये है ना प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने पार्टनरशिप के बेसिस को नहीं समझाना तो दिक्कत हो जाती है। सी, सॉफ्टवेयर बहुत लाइफ इजी कर देते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर 90% हमारी लाइफ इजी कर देते हैं। जब मैं सीपीए कर रहा था और जब मैंने इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझा था, जब मैंने सीपीए करा था, मैंने जब इन कॉन्सेप्ट्स को समझा था, तो मेरे को भी डर डर लग रहा था कि मैं ये कैसे करूंगा, ये सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे। बट जब मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में गया और मैं इन सब चीजों को देख रहा था, आई फील्ड लाइक कि यार जो मैंने मेहनत उस टाइम करी थी उसका तो 10% भी मुझे अभी नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, चलो। Partners basis in the partnership interest equals to cash contributed and adjusted basis of non cash contributed। कितना, मतलब कि हमारे एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं मैं। ठीक है, तो हमने कितना कंट्रीब्यूट किया था, लैंड करा था $250,000 का, तो हमारे पार्टनरशिप के लिए वो बन गई $250,000 की basis। ठीक है, पार्टनरशिप basis in the contributed property equals to same as the contributing partners adjusted basis। ठीक है, होल्डिंग पीरियड ऑफ द प्रॉपर्टी इज इक्वल टू कैरीड ओवर फ्रॉम द कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर। सपोजिंगली, अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं सेलिना सेलिना गोमेज। सेलिना गोमेज, दैट इज हर स्पेलिंग प्रोबेबली। अब सेलिना गोमेज ने आरजे एकेडमिया में, आरजे एकेडमी के अंदर पार्टनरशिप करी। अब सेलिना गोमेज ने क्या किया, शी कंट्रीब्यूटेड टू थिंग्स। पहला, उसने कहा कि मैं कैश कंट्रीब्यूट कर दूंगी। दूसरा, उसने बोला कि मैं कैश के साथ में आपको बिल्डिंग भी प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप वहां पे अपने क्लासेस को रन कर पाओ। ठीक है, एंड देन इट इज ऋषभ जैन। ऋषभ जैन, ठीक है। अभी मेरे बारे में बातचीत नहीं करेंगे, अभी सेलिना गोमेज के बारे में बातचीत करेंगे। तो अब सेलिना ने कैश कितना कंट्रीब्यूट कर दिया, $100,000 का, सॉरी $10,000 का कैश कंट्रीब्यूट कर दिया। उसने बिल्डिंग कंट्रीब्यूट कर दी $300,000 की। ठीक है, अब ये दोनों प्रॉपर्टीज किसकी बन जाती है, हमारे आरजे एकेडमिया की बन गई। तो आरजे एकेडमिया के फिक्स एसेट साइड के अंदर कैश दिखेगा, सॉरी हाँ एसेट्स के अंदर, नॉट फिक्स एसेट्स के अंदर, सॉरी एसेट्स के अंदर एक तो मिल जाएगा उसको कैश, और उन्हीं के फिक्स एसेट्स के अंदर मिल जाएगा क्या चीज, बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग मिल जाएगी। अब आरजे एकेडमिया के एसेट्स के अंदर जो कंट्रीब्यूशन आया है कैश का, वो कितना दिख जाएगा, $10,000 का। ठीक है, आरजे एकेडमिया जो कि एलएलपी है, उनकी फिक्स एसेट्स कितनी दिख जाएगी, $300,000 की। ओके, इसके बदले आरजे एकेडमिया ने गोमेज को, सेलिना गोमेज को 50% शेयर होल्डिंग दे दी, या 50% पार्ट का पार्टनर बना दिया। ठीक है, अब ये जो बिल्डिंग है, इसकी जो होल्डिंग थी सेलिना गोमेज के लिए, वो थी सपोजिंगली 7 मंथ्स की। ठीक है, जिस टाइम पे उसने कंट्रीब्यूट किया, अब यही होल्डिंग हमारे लिए बन जाएगी 7 मंथ्स की। ठीक है, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल इसकी होल्डिंग 17 मंथ्स होती, तो यहां पर हमारे लिए, मतलब कि आरजे एकेडमिया के लिए भी उसकी होल्डिंग कितनी हो जाती, 17 मंथ्स की। फेयर एनफ, हमारे एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास में 7 मंथ्स की होल्डिंग है। ठीक है, अब क्या हो गया, कहां गया हमारा। ठीक है, नाउ सेलिना गोमेज ने ये 50% होल्डिंग के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया, $310,000। मतलब कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस 50% को पाने के लिए शी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड $310,000। इज दैट राइट और रॉन्ग, करेक्ट। ठीक है, अब उसने क्या क्या कंट्रीब्यूट कर दिया, कैश कंट्रीब्यूट कर दिया और बिल्डिंग कंट्रीब्यूट कर दी। ठीक है, नाउ ऋषभ जैन ने क्या किया, ऋषभ जैन ने कहा कि यार ये तो गरीब आदमी है। ऋषभ जैन ने बोला कि यार मैं ज्यादा कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा, आई विल कंट्रीब्यूट कैश विच इज अराउंड $300,000 का। $300,000 का मैं कैश कंट्रीब्यूट कर देता हूँ आरजे एकेडमिया के अंदर। तो अब हमारे पास में आरजे एकेडमिया के अंदर कितनी हो गई कैश का बैलेंस, $310,000,
टोटल एसेट्स कितनी हो गई, $610,000 की। ना ये $610,000 की एसेट्स किसकी हुई है, ये हुई है हमारे आरजे एकेडमिया की। अब जो ये $300,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, ये कितने पे कर दिया है, 50% पे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऋषभ जैन का आरजे एकेडमिया के अंदर जो पार्टनरशिप होल्ड हो रही है, उसका 50% का बेसिस कितना हो गया, 300,000 का। वेयर एज सेलिना गोमेज क्या होल्ड कर रही है, सेलिना गोमेज 50% होल्ड कर रही है, वो हो रही है $310,000 पे। अब लड़ाई झगड़े मत करना कि सर आपका भी तो 310,000 का ही होना चाहिए था, इनका 310,000 है तो इसका आपका भी होना चाहिए ना, तो गलत कर रहे हो ना आप तो। सेलिना गोमेज पैसे वाली तो मतलब आप लूटोगे। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने कुछ और भी दे रहा हूं, मैं अपना दे रहा हूं टाइम। ओके, और उसके बेसिस पे मैंने 10,000 कम दिया। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत। अब हमारे पास में, अब आरजे एकेडमिया का ये जो बिल्डिंग है, उसके अंदर उनकी होल्डिंग है, उनका जो बेसिस हो जाता है वो कितना हो जाता है, $300,000, विच इज क्या, सलीना गोमेज का होल्डिंग, जो उसकी एडजस्टेड बेसिस है। ऑन द सेम साइड जो उनका होल्डिंग पीरियड है, वो ही इसका होल्डिंग पीरियड हो जाएगा। मतलब कि इस पर्टिकुलर एसेट, मतलब बिल्डिंग को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनाने के लिए आरजे एकेडमिया को कितने महीने और होल्ड करना पड़ेगा, 5 महीने और। तो ये क्या बन जाएगा, इनका लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट। और जब कभी भी आरजे एकेडमिया इस एसेट को बेचती, कौन सी एसेट को, बिल्डिंग को बेचेगी, तो उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलेगा। ठीक है। हाँ, अब यहां पर कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं। अब ये एक्सेप्शंस क्या क्या आता है उसको एक बार समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। पहले एक एक एग्जाम्पल से ही समझा देता हूं ताकि और बेटर समझ में आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताओ यार, वो पूछो, बिंदास पूछो, हम आपकी सेवा के लिए ही हैं। मैं थोड़ा सा क्लीन अप कर देता हूं। देखो गाइज, इसको एक साथ में खींचना मेरे लिए नॉट इम्पॉसिबल, पर मैं खींचना ही नहीं चाहता हूं। मेरा सिंपल सा लॉजिक है, आप लोगों को चीजें समझ में आए, अगर समझ में आ गई तो हमारी आधी लाइफ सॉल्व हो जाएगी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम स्लो चल के एग्जाम को पास करना चाहते हैं। क्या पास कर रहे हैं हम, एग्जाम को पास करना चाहते हैं। और एग्जाम को पास करने के लिए हमको कॉन्सेप्ट भी तो समझना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट समझने के बाद में हमको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है। चलो, अब इसमें एक एक्सेप्शन, 3 एक्सेप्शंस आ जाते हैं। 3 एक्सेप्शंस क्या आते हैं कि अगर आपने आपकी फर्म को, ठीक है, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से बना दिया है, सिर्फ आपका लॉजिक क्या हो रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और वो, और कुछ आपका उसका लॉजिक नहीं है, मतलब कि आपके मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उसको यूज करना चाह रहे हो। अब जैसे क्या हो रहा है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो अगर आप है ना अपने शेयर्स को बाहर मार्केट के अंदर बेचोगे, तो आपके पास में कैपिटल गेन आ जाएगा, चाहे शॉर्ट टर्म आएगा चाहे लॉन्ग टर्म आएगा। तो इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक, ये पहले लूप होल था, उसको फिक्स करने के लिए रूल बनाए। अब एक बार पढ़ लेते हैं कि कब अप्लाई होगा। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है। प्रॉपर्टी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ पार्टनरशिप, ठीक है, दैट वुड बी एन इन्वेस्टमेंट कंपनी इफ इनकॉर्पोरेटेड। अ पार्टनरशिप इज इन्वेस्टमेंट company if 80% of its assets are hold in cash or readily marketable item, like for example करेंसी, स्टॉक्स, या फिर कोई भी आपके बॉन्ड जैसे कर रहे हो, तो वो उसके लिए होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, चलो वापस से हमारे सलीना गोमेज बात है। सी, अगर इस एग्जांपल पे अगर आपने नोटिस करा है, ठीक है, तो सलीना गोमेज ने क्या किया कि करीबन करीबन कितना कर दिया, सॉरी 10,000 का कैश इन्वेस्ट कर दिया, और मैंने यहाँ पे कितने का इन्वेस्टमेंट कर दिया, 300,000 का। ठीक है। तो टोटल हम दोनों ने मिला के कितना कर दिया था कैश इन्वेस्ट, 310,000 का डॉलर का कर दिया था। अब यहाँ पर हम लोगों को तो बिजनेस रन करना था, मतलब कि आरजे एकेडमिया तो हमारी आरजे एकेडमिया है, यहाँ पर आप लोगों को कोचिंग की सर्विसेज मिल रही है। बट हम लोग शाणे हैं, हमने कहा कि है ना आरजे एकेडमी एलएलपी जरूर बना रहे, बट आरजे एकेडमी किसी को पढ़ाएगा नहीं। वो सिर्फ एक ही काम करेगा, वो काम करेगा कि हम जो भी यहाँ पे जो भी शेयर होल्डर, जो भी हमारे सिक्योरिटीज है, सपोजिंगली यहाँ पर अब मैं बिल्डिंग को हटा देता हूँ।
अरे क्या हो गया? और ठीक है, अब ऋषभ ने कैश तो किया ही था, अब यहाँ पे ऋषभ ने स्टॉक दे दिया है करीबन करीबन $300,000 का, और स्टॉक दे दिया है। कैश थोड़ा सा कम कर देते हैं, कैश कर देते हैं हम $30,000 का। कैश कर दिया हमने $30,000 का, ठीक है। और ये बिल्डिंग नहीं है, सेलिना गोमेज ने भी सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज इन्वेस्ट करी, वो भी $300,000 की, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे, नोटिस करते हो, तो सेलिना गोमेज ने क्या किया है यहाँ पे, कितने उसने सिक्योरिटीज दे दी $300,000 की। ऋषभ जैन ने भी स्टॉक दे दिया $300,000 के अंदर। सेलिना गोमेज ने कैश दे दिया $10,000 का। ऋषभ जैन ने भी कैश दे दिया $30,000 का। अब टोटली अगर देखा जाए तो इसके अंदर तो सारा का सारा लिक्विड ही है, कोई भी फिक्स एसेट ऐसी नहीं है जो कि जो कि आपके मतलब बिल्डिंग हो या फिर ऐसा हो। अब किसी ने पूछ लिया मेरे को एक बार, किसी के दूसरे बैच में किसी ने पूछ लिया, सर कैश ही कर रहे हैं हम तो जमा, तो क्या उस पर ये एक्सेप्शन लगेगा? नहीं, ये एक्सेप्शन उसी टाइम लगेगा जब आपके जो भी एलएलपी है या एलपी है या जनरल पार्टनर्स है, कुछ भी कोई भी फॉर्मेट है, कोई डज नॉट मैटर, उसके अंदर अगर 80% से ज्यादा आपके पास में स्टॉक्स है। जब आपके एलएलपी के अंदर या कोई भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर 80% से ज्यादा अगर स्टॉक की होल्डिंग हो रही है, स्टॉक की होल्डिंग हो रही है, सिक्योरिटीज या स्टॉक की होल्डिंग हो रही है, तब ही ये सिनेरियो किक इन करेगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, पहले क्या होता था कि गेन और लॉस के क्राइटेरिया से बचने के लिए पार्टनर्स अपने स्टॉक्स को दे देते कंपनी के अंदर, कंपनी अब उसके अंदर होल्ड करती थी, और फिर वो उसके जो भी बेनिफिट्स होते थे वो सारे बेनिफिट्स लेती थी, और फिर बाद में वो गेन को डिस्ट्रीब्यूट करके अपने पास में ले लेते थे, और बहुत ही ड्रास्टिकली अपने टैक्स लाइबिलिटीज को कम करने लग जाते थे। ये बहुत पुरानी बात है, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक लूप होल, एक ये जो लूप होल था उसमें प्लग इन कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अगर आपने कोई भी कंपनी स्टार्ट करी है और जिसका काम सिर्फ क्या है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस की अगर कंपनी है, तो जो भी स्टॉक आप मार्केट के अंदर बेच रहे हो, जो भी स्टॉक आप अपनी कंपनी के अंदर या पार्टनरशिप फर्म के अंदर डाल रहे हो, वो उसी टाइम पे इमीडिएटली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और वो टैक्सेबल कैसे होगा? जो भी स्टॉक की फेयर मार्केट वैल्यू है, जिस टाइम पे आपने उसको कंट्रीब्यूट करा है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, माइनस जो भी आपका बेसिस है, उससे आपको कैपिटल गेन या फिर लॉस कैलकुलेट होगा। वेर एज यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल चेंज हो चुका है। जब हम पहले सेलिना गोमेज और ऋषभ जी ने जब कंट्रीब्यूट किया था, तो बिल्डिंग जब $300,000 की उसने कंट्रीब्यूट करी थी, उस टाइम पे कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगा था। बट अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर हमारे कंपनी के अंदर, हमारे एलएलपी के अंदर या एलपी के अंदर या जनरल पार्टनरशिप के अंदर मोर देन 80% का सिक्योरिटीज थी, और मोर देन 80% सिक्योरिटीज होने के कारण ये रूल किक इन हो जाता है। और जैसे ये रूल किक इन होता है, इमीडिएटली जिस दिन आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वहीं पर ही आपका गेन एंड लॉस कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट है अभी पूछो, फिर इसके बाद में मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर इसको और समझते हैं, ठीक है। चलो। हम्म। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, काफी लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। सो सपोजिंगली हमारे पास में एक बंदा है, अर्जुन। ओके। अर्जुन के पास में टेस्ला के स्टॉक्स है। टेस्ला के स्टॉक्स है, अब वो स्टॉक्स कितने हो जाते हैं आपके? $500,000 के, ठीक है। $500,000 के इनकी ये हो जाती है फेयर मार्केट वैल्यू, और इसी टेस्ला स्टॉक की बेसिस हो जाता है कितना? $100,000 का, ठीक है। अगर आज के टाइम पे अर्जुन मार्केट में इस चीज को सेल करने जाता, तो उसको कितना कैपिटल गेन बनता? उसको कैपिटल गेन बनता $400,000 का, बराबर सही बोल रहा हूं मैं यहां तक? कोई दिक्कत? अब एक और है हमारे पास है पार्टनर, मीरा। मीरा के पास में माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स है, उनकी वैल्यू जो फेयर मार्केट वैल्यू है
फेयर मार्केट वैल्यू हो जाती है 300, सॉरी 300 नहीं, 300 नहीं, उसकी स्टॉक की वैल्यू हो जाती है सेम $500,000 की। और इनका जो बेसिस है वो बेसिस कितना हो जाएगा, उसका बेसिस हो जाएगा अराउंड $150,000 का। अब इन दोनों भाई बहनों ने क्या किया, सॉरी भाई बहन तो ज्यादा हो गया, इन दोनों कपल है, अब ये मैरिड नहीं है, ठीक है, ये कपल है, ये दोनों मैरिड नहीं है, ये कपल है। इन लोगों ने क्या करा कि यार ये मार्केट के अंदर हम इनको बेचेंगे तो हमको गेन, इसको मीरा को हो जाएगा $350,000 का, ठीक है। अगर हम मार्केट के अंदर आज इसको बेचने जाते हैं, इसको आज बेचने जाते हैं, तो हमको क्या हो जाएगा कि करीबन यहाँ पर अर्जुन को कितना गेन पड़ना पड़ जाएगा, अर्जुन को बढ़ना पड़ जाएगा 400,000 के ऊपर कैपिटल गेन। वहीं पर मीरा को 350,000 का गेन बढ़ना पड़ जाएगा। तो इन लोगों ने क्या किया कि लेट्स डू वन थिंग, हम हमारे जो भी टेस्ला के स्टॉक है, टेस्ला एंड माइक्रोसॉफ्ट के जो भी स्टॉक है, हम एक में डाल देते हैं, उस फर्म का हम नाम रख देते हैं, क्या नाम रखे बताओ, उसका नाम रख देते हैं अर्जुन एंड मीरा पार्टनरशिप LLP, ठीक है। अब इसके पास में और कुछ नहीं है एक्टिविटी, ओहो, नाउ AM पार्टनरशिप के पास में और कुछ एक्टिविटी नहीं है, वो सिर्फ इस टेस्ला और माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स को होल्ड कर रहा है, और यहां से जो भी गेन निकलता है वो इन दोनों के अंदर बांटेगा, मतलब किसके अंदर, ANM के अंदर, अर्जुन और मीरा के अंदर बांटेगा, इसका यही काम है। अगर आपने यहाँ पे नोटिस करा है तो इनकी जो AM की जो स्टॉक होल्डिंग है, ठीक है, वो मोर देन 80% है। मोर देन 80% ऑफ व्हाट, 80% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन का 80% है, बट हमारे सिनेरियो के अंदर 100% हो गया है, 100% हो गया है। तो इस टाइम पे क्या होने वाला है, इमीडिएटली इमीडिएटली अर्जुन और मीरा जो भी कैपिटल गेन इनका बन रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा, जिस ईयर के अंदर, फॉर एग्जांपल 2025 के अंदर इन लोगों ने ये करा है, उसी के ईयर के अंदर ये टैक्सेबल हो जाएगा। और ये टैक्सेबल किसको होगा, पार्टनरशिप फर्म को नहीं होने वाला है, ये टैक्सेबल होगा किसको, ये टैक्सेबल होगा अर्जुन और मीरा को। परफेक्ट, आई गेस आप लोगों को ये चीजें समझ में आने लग गई होगी। हम्म, एक बार मुझे फटाफट बता दो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो लिख दो, ताकि मैं एक बार फिर अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ। हम्म, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में का रूल क्या कहता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का रूल ये बोलता है कि अगर आपकी, आपने जो भी कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो हमारे पास, हमारे एग्जांपल के अंदर दो पार्टनर्स है, काव्या, काव्या और एक और किसी का नाम बता दो मुझे, कोई भी बोल दो नाम, मना थोड़ी कर रहा हूं तुम्हारे, ठीक है, काव्या एंड अक्षय, ठीक है। अब काव्या ने, अक्षय ने क्या किया है कि काव्या ने एक लैंड कंट्रीब्यूट करी है के ए पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। क्या कंट्रीब्यूट करी, पार्टनरशिप के अंदर एक लैंड कंट्रीब्यूट करी है। लैंड की वैल्यू थी फॉर एग्जांपल $200,000 की, फेयर मार्केट वैल्यू है ये इसकी, ठीक है, जिस टाइम कंट्रीब्यूट करी थी उस टाइम पे। और इसी के लिए काव्या के लिए इसका जो बेसिस था वो था अराउंड $80,000 का, ठीक है। अब एक नया वर्ड आ रहा है, बिल्ड इन गेन। जिस टाइम पे कंट्रीब्यूट किया है, जिस टाइम पे लैंड और लैंड को कंट्रीब्यूट करा है कि ए पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है, तो यहां पर एक बिल्ड इन गेनिंग कैलकुलेट हुआ है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये इसको बोलते हैं बिल्ड इन गेन। अब इस गेन के ऊपर हमने जो फर्स्ट रूल पढ़ा था, क्या कोई टैक्सेबिलिटी आएगी, यस और नो, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ कि कोई कैप कैप आएगी कि नहीं आएगी। ग्रेट, ठीक है, कोई भी हमारे पास है यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रही है, कोई भी इस गेन के ऊपर कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी। चलो यहां तक तो सब कुछ सही हो गया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि इसने, अब हमारे पास में एक रूल आ जाएगा। रूल क्या आता है, जब कभी भी आपने कोई भी नॉन एसेट, नॉन कैश एसेट को ट्रांस कंट्रीब्यूट करा है पार्टनरशिप के अंदर,
तो कम से कम उसको 7 ईयर्स तक लॉक इन करना पड़ेगा, ठीक है। 7 ईयर्स तक, 7 ईयर्स के अंदर अंदर आपने किसी भी और पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है वो प्रॉपर्टी, किसी भी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है प्रॉपर्टी, तो आपके ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसमें रीजन क्या था, इसमें रीजन ऐसा होने लग गया था कि ये डाइवर्जन का काम करने लग गया था। तो बहुत सारे बीच में ऐसा होने लग गया था कि आ, मैं अगर आपको बेचता हूँ, एसेट बेचता हूँ, ठीक है। सी सबसे पहली बात, एक चीज ध्यान रखना कि डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। हाँ, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, आपके बाकी के सारे गेन्स इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। ये सर आपने क्या बोला मेरे को समझ नहीं आया, मैं कहा कि मैं समझाऊंगा, ठीक है। जस्ट फॉर सम टाइम होल्ड दिस थॉट कि डिस्ट्रीब्यूशन पे टैक्स लगता नहीं है, बाकी सब पे लग रहा है। क्या इसका मतलब है, उसको थोड़े टाइम के लिए इस थॉट को एक बार होल्ड करो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा। तो पहले क्या हो रहा था कि ना लोग पार्टनरशिप बना देते थे और पार्टनरशिप बना के जो भी प्रॉपर्टी को उन्होंने डाला उसको वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसी और पार्टनर को। इन शॉर्ट एक्चुअल में क्या हो रहा था कि वो दोनों है ना परचेज और सेल करने वाले थे, रियलिटी में वो परचेज और सेल करने वाले थे उस पर्टिकुलर फिक्स एसेट को। बट उन अगर वो सेल करते तो एक जने को कैपिटल गेन और लॉस लग जाता, ठीक है। तो उन्होंने क्या, एक नया रूट निकाल दिया, उन्होंने नया रूट निकाल दिया कि हम पहले पार्टनरशिप बनाएंगे और उस पार्टनरशिप के अंदर ही कंट्रीब्यूट करके फिर दूसरे पार्टनर को बेच देंगे। जबकि इन रियलिटी वो सिर्फ और सिर्फ बायर एंड सेलर थे, ठीक है, बायर एंड सेलर थे। तो अब जैसे ही पार्टनरशिप ने वो प्रॉपर्टी को बेचा किसी भी थर्ड पार्टी, सॉरी दूसरे पार्टनर को जैसे ही वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करी है, वर्ड पे ध्यान देना, डिस्ट्रीब्यूट करी है, तो वहां पर क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पे टैक्स नहीं लगता था। तो जिस पार्टनर ने कंट्रीब्यूट करी लैंड और फिर जब पार्टनरशिप ने उसको आगे बेचा, तो यहां पर सब लोग टैक्स फ्री हो गए थे, ठीक है, सब लोग टैक्स फ्री हो गए थे। तो गवर्नमेंट ने एक रूल लिया है कि अगर 7 साल के अंदर अंदर आपने ये एसेट को बेच दिया, 7 साल के अंदर अंदर इस एसेट को बेच दिया, तो क्या होने वाला है, जिसने कंट्रीब्यूट करी है वो प्रॉपर्टी उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी और उसके ऊपर टैक्सेबल अमाउंट को कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब कि इस टाइम क्या हो गया कि जैसे ही के पार्टनरशिप ने इस पर्टिकुलर एसेट को, कौन सी, लैंड को, जैसे ही अक्षय को विद इन 3 इयर्स, मतलब 3 साल के अंदर उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अक्षय को, तो अब क्या होने वाला है, काव्या को, ठीक है, काव्या को इस 120,000 का जो गेन था, जो कि बिल्ट इन गेन था, बिल्ट इन होके रख गया था, ये बिल्ट इन लॉक हो गया था, इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ जाएगा जिस साल के अंदर उस फर्म ने, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म ने उस एसेट को डिस्ट्रीब्यूट करा है टू अदर पार्टनर, ठीक है। लेट्स सी, एक बार इसको पढ़ लेते हैं ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग है। डिस्ट्रीब्यूशन टू अ डिफरेंट पार्टनर विद इन 7 ईयर, contributed property is distributed to a different partner, not contributing partner within 7 years of the original contribution. The contributing partner fair market value minus adjusted basis, fair market value minus adjusted basis as of the contribution date. The character is same as if partnership has sold the property. परफेक्ट। यहां तक किसी को समझ में कोई भी दिक्कत आई है तो मेरे को बताओ, फिर अपन आगे एक और बढ़ते हैं, एक और केस को लेते हैं। यस और नो के अंदर जवाब दे दो, मैं फटाफट देख रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, चलो, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब होता है कई बार डिसगाइज्ड सेल होती है। डिसगाइज सेल क्या होती है, आ, आपने एक है ना कहावत सुनी होगी, हिंदी में होती है, एक हाथ से दे एक हाथ से ले। तो मैंने एक चीज बोली थी, जब कभी भी, सी, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर टैक्स नहीं लगता, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, आपकी दूसरी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। मतलब कि क्या हो जाता है, एक बार अगर लॉजिक को अगर थोड़ा सा अगर मैं लू, थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन आया है तो एक बार एक एग्जांपल ले ही लेता हूं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेता है और सबको समझा देता है। किधर से लें, ठीक है, यहां से लेते हैं। ठीक है, हमारे पास में एक पार्टनरशिप फर्म है, ओके, एक पार्टनरशिप फर्म है। अब उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमारे पास के अंदर, मैं अभी डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, ठीक है।
दो पार्टनर्स है, पार्टनर हो गया हमारे पास में, वापस से काव्या का ही नाम ले लेता हूँ, सॉरी काव्या गलत स्पेलिंग लिखी है, और अक्षय। ओके, अक्षय अगर स्पेलिंग गलत है तो मेरे को माफ मत करना, ठीक है ना। काव्य 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 क्या हो रहा है कि इन दोनों ने एक पार्टनरशिप बनाई है, उस पार्टनरशिप को रख लेते हैं L&T। L&T ये पार्टनरशिप फर्म इन्होंने बनाई है। अब क्या हुआ कि पार्टनरशिप L&T फर्म का जो ऑर्डिनरी इनकम थी, ऑर्डिनरी इनकम थी वो थी $100,000 की। ओके, दो सिनेरियोज लेंगे, सिनेरियो ये आपका फर्स्ट सिनेरियो हो रहा है, ये मैं यहां लिख देता हूं S-1, ये हो गया S-2। ठीक है, अब ऑर्डिनरी इनकम हो गई हमारे पास में, इतनी कितनी हो गई $100,000 की। हमारे पास में कैपिटल नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया है अराउंड $50,000 का। हमारे पास में डिविडेंड की इनकम हो गई है, डिविडेंड इनकम हो गई है फॉर एग्जांपल $20,000 की। और हमारे पास में एक और कुछ ले लेता हूं मैं जिससे आपको रेंटल इनकम हो गई है, ठीक है, रेंटल इनकम हो गई है कितने की, सेम $30,000 की। ठीक है, सिनेरियो वन के अंदर देर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन, नो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब काव्या और अक्षय को 50-50% के अगर शेयर होल्डर्स है तो इनको कितना कितना इनकम मिल जाएगा, मतलब कि काव्या के लिए कितना हो जाएगा, मैं काव्या के लिए ही सोच रहा हूं अभी। अब काव्या के लिए ये कितना हो जाएगा, ऑर्डिनरी इनकम $50,000, और नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो जाएगा $25,000, हमारे पास में डिविडेंड हो जाएगा $10,000, और हमारी ये हो जाएगा $15,000। नाउ काव्या अपना जब 1040 बनाएगी वहां पर ये सब चीजों को जाके रिपोर्ट करेगी और इसके ऊपर वो टैक्स पे कर देगी। अब यहां पर क्या है, नो टैक्स, नो डिस्ट्रीब्यूशन है। बट टोटल इनकम की बात करते हैं, अगर टोटल इनकम हुई है ना, टोटल इनकम कितनी हुई एक बार काउंट कर ले तो कितनी हो जाएगी, $200,000 हुई है। अब भले ही पार्टनरशिप फर्म के पास में $200,000 की इनकम हुई है, बट उन्होंने कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं किया है। अब उन्होंने जब डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं किया है और हमने पहले ही टैक्स पे कर दिया है, पहले ही टैक्स पे कर दिया, मतलब कैसे टैक्स किया कि जब ये अपना 1040 बनाएगी तो इसी 200,000 का जो 50% शेयर था काव्या का, वो काव्या ने अपने 1040 के अंदर टैक्स पे कर दिया। ठीक है, सेम सिनेरियो नेक्स्ट सिनेरियो के अंदर अब क्या होगा कि $40,000 का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काव्या को कितना मिल जाएगा, $20,000 का। ठीक है, नाउ नाउ सिनेरियो टू के अंदर, नाउ जस्ट बिकॉज काव्या हैज पेड द टैक्सेस ऑन द इनकम that has been earned on her on by her based upon her shareholding, now she does not have to pay any taxes when she has actually received any kind of distribution. Why so? Because she has paid the taxes based on the income that has been received based upon her shareholding in the partnership firm. अब जब उसको ये $20,000 मिला है तो इस टाइम पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। ठीक है, आई होप यहां तक ये लॉजिक भी समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, ओके, परफेक्ट, डन। अब क्या हो रहा है यहां पर, मैंने कहा गया, नाउ नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि कई बार ऐसा होता है कि फर्म एक हाथ से ले और एक हाथ से दे करने का कॉन्सेप्ट रखती है। तो फर्म जब पार्टनरशिप जो फर्म होती है उसने एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से लू तो किसका नाम ले यार, कोई और दूसरे का ले लेता, ओह और यहाँ पे लिखा हुआ तो लो, रोहन भैया आपका नाम ले लेता। ठीक है, रोहन है, रोहन एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर उसने एक फिक्स एसेट को इंट्रोड्यूस किया, मतलब कंट्रीब्यूट किया। उस फिक्स एसेट की जो बेसिस था वो था अराउंड $400,000, ये हो गया उसका बेसिस। ओके, और साइड बाय साइड इसी जो ये फिक्स एसेट है उसकी एडजस्ट सॉरी फेयर मार्केट वैल्यू है वो हो जाती है $1 million की। कितना हो जाता है, $1 million की उसकी हो जाती है फेयर मार्केट वैल्यू इस फिक्स एसेट की, सपोजिंगली बिल्डिंग और लैंड दोनों ही हो गया। ओके, नाउ रोहन का एक और पार्टनर है, वो है अक्षय। ठीक है, अक्षय कुमार, AKSHAY, ठीक है, अक्षय। ना अक्षय ने क्या किया है, अक्षय ने क्या किया है कि कंट्रीब्यूट, अक्षय ने कंट्रीब्यूट कर दिया है, सपोजिंगली बराबर कंट्रीब्यूट करा $1 million। ठीक है, $1 million उसने कंट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, 1 million कंट्रीब्यूट कर दिया है। अब जैसे ही ये कंट्रीब्यूशन आया
पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, ये $1 मिलियन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, किसको कर दिया, रोहन को। अब भले ही, और डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, अब यहां पर कोई गेन और लॉस, कुछ इनकम हुई नहीं है, विद इन आई, और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर आपने कोई फिक्स एसेट का कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, और विद इन 2 इयर्स आपको सेम पार्टनर को कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, दिस इज कंसिडर्ड एज अ डिस्गाइज सेल। और जब भी आपने ये डिस्गाइज सेल की एक्टिविटी करी है, उसी टाइम पे आपको उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके, disguise sale, a partner contributes property, ठीक है, and receives an immediate distribution of cash or different property, whether the distribution would have been made without any contribution, and the right to distribution does not depend upon the partnership success। हमारे इस एग्जांपल के अंदर कुछ भी गेन और लॉस हुआ ही नहीं था, मतलब इनकम ही जनरेट नहीं हुई थी। द ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज व्हाट, एज सेल नॉट कंट्रीब्यूशन। Non-recognized does not apply, non-recognition does not apply and must recognize income as sale। ठीक है, और ये कितने साल के अंदर होना चाहिए, ये 2 इयर्स के अंदर होना चाहिए। अगर ये 2 इयर्स के अंदर कर दिया है तो वो डिस्गाइज सेल माना जाएगा। 2 इयर्स के बाद में क्या है, तो डिस्गाइज सेल नहीं माना जाएगा। पहले सिनेरियो में क्या हो रहा है कि आपने दूसरे पार्टनर को बेच दिया है, पार्टनर ए से पार्टनर बी के पास में दे दिया, यहां पे सेम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर एक्टिविटी क्या हो रही है और कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। गाइस गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट लेट मी चेक सम मेल। ठीक है, परफेक्ट। ओके, यहां पर कुछ और एग्जांपल, यहां पे एक और एग्जांपल है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, बट मैंने डिटेल्ड एग्जांपल लेके आपको समझा दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कंट्रीब्यूशन। अब कई बार क्या होने वाला है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा, मैं इसको तो कवर करूंगा ही करूंगा, बट एक बार के लिए मैं 1 मिनट के लिए पॉज लेता हूं। लेट मी हैव सम वाटर एंड देन वी कैन हैव द डिस्कशन। जस्ट अलाउ मी 1 मिनट, फिर मैं आपके साथ में वापस जुड़ता हूं। थैंक यू गाइस फॉर वेटिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक बार, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहां पर कोई एक्सेप्शन की बात नहीं हो रही, ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, डिफरेंट तरीके से हम कॉन्ट्रीब्यूशंस की टैक्सेबिलिटी को चेक करते हैं। एक बार इस लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। टुडू, हाँ, परफेक्ट है। चलो, कैपिटल सी, टाइप ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड, टाइप ऑफ इंटरेस्ट रिसीव, हम क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन टू अ सर्विस, कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस टू पार्टनरशिप। ठीक है, रुको अभी समझते क्या हो रहा है। कैपिटल इंटरेस्ट entitled to share asset in the partnership liquidates, if partnership liquidates, ठीक है। Partner must recognize ordinary income equal to the fair market value of the partnership interest received, ठीक है, and reported on form 1099 NEC if the service is outside partnership capacity post July 4 2025 अंडर OBBA एक्ट, ठीक है। सो पार्टनरशिप का बेसिस क्या होता है, पार्टनरशिप बेसिस इक्वल्स टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड इक्वल्स टू ऑर्डिनरी इनकम रिकॉग्नाइज। ओ माय गॉड सर, कुछ समझ में नहीं आया, आपने तो फटाफट इंग्लिश पढ़ ली। मैं कह रहा हूं कि मैं हूं ना यारो, तुम लोगों के लिए ही तो हम हैं। चलो एक बार इसको भी पढ़ लेता है। अब क्या हो रहा है हमारे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, हमारे पास में एक पर्सन है, ठीक है, सपोजिंगली हमारे पास में है प्रिया। ओके, प्रिया 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 लड़ेगी मेरे से, प्रिया वैसे ही बहुत सवाल पूछती है। चलो प्रिया, आप सही है प्रिया, आपकी स्पेलिंग, ठीक है। अब प्रिया ने क्या किया है कि एक पार्टनर, एक कोई सीपीए फर्म है, ठीक है,
उस सीपीए फर्म के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही है। ठीक है। अगर प्रिया कहीं मार्केट के अंदर जाती, ठीक है, कहीं मार्केट के अंदर जाती और कोई भी सर्विसेज देती, तो प्रिया उसका एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करती। ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि प्रिया ने एक जिस सीपीए फर्म के अंदर उसने सर्विसेज दी है, उस सीपीए फर्म ने बोला कि हम आपको पे नहीं करने वाले, बट हम आपको क्या कर रहे हैं, जितनी भी आपकी सर्विसेज बन रही है, ठीक है, जो भी सर्विस बन रही है उसका आपको एक पोर्शन, मतलब कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और जैसे ही आपको कैपिटल कंट्रीब्यूशन या कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट मिलता है, आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हो, पार्टनर। वापस से एक बार और पढ़ लेता हूं, किसी को कुछ ना कुछ डाउट हो ही रहा है। ठीक है। ओके गॉट इट। ठीक है, एक एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल आया कि उसको समझ में नहीं आया, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। प्रिया क्या कर रही है कि ये जो सीपीए फर्म है, ये जो सीपीए फर्म है उसके अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। होल्ड ऑन, एक मिनट देना, मैं समझा रहा हूँ, एक मिनट। अब क्या हो रहा है कि ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जो सीपीए फर्म के अंदर, उन्होंने बोला कि यार हम आपको पे नहीं करते हैं, हम आपको क्या करते हैं कि जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसमें से आपको 10% कैपिटल इंटरेस्ट दे देते हैं, कैपिटल इंटरेस्ट दे देते हैं। ठीक है। तो मतलब कि क्या हो गया, अब प्रिया इस सीपीए फर्म के अंदर एज अ पार्टनर है विद 10% ऑफ द होल्डिंग। करेक्ट, यहां तक दिक्कत, ओके ओके मुकेश, चलो यहां तक मुकेश का आ गया। अब क्या हुआ, मुक, सॉरी मुकेश, क्या अब क्या हुआ कि यहां पर अगर आपने नोटिस कर रहे हो तो क्या प्रिया ने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया, नहीं। उसने किस चीज का कंट्रीब्यूशन किया, उसने सिर्फ सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है। अब इस सीपीए फर्म की अगर वर्थ है सपोजिंगली $300,000, $300,000 वर्थ है, मतलब कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू इस पूरे फर्म को अगर कोई बाहर खरीदने जाता है तो उसकी $300,000 की वर्थ है। ठीक है। तो नाउ प्रिया की कितनी होल्डिंग हो गई बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप शेयर, बताओ। परफेक्ट, सही जवाब, $30,000। ओके, यहां तक किसी को डाउट? ओके, नो नो नो, परफेक्ट, ग्रेट। अब एक बार इस लाइन को वापस से पढ़ते हैं। अब पार्टनर मस्ट, सॉरी, capital interest entitled to share assets in the partnership if liquidated। हमारे पास में यहां पर क्या हुआ है कि कैपिटल इंटरेस्ट आ गया है जो कि 10% का आया है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि प्रिया की जो होल्डिंग हुई है वो सीपीए फर्म के अंदर कितने की हो गई, $30,000 की। ठीक है। कल को अगर ये फर्म बिकती है, कल को ये फर्म बिकती है तो उसको कितना मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा 10%, मतलब कि 10% के हिसाब से जितने पे भी वो कंपनी बिकती है उसके जो भी प्रॉफिट आता है, मतलब प्रॉफिट पूरी कंपनी को बेचने के बाद में जितना भी हमारे पास में बचता है वो 10% का हिस्सा प्रिया के पास में चला जाएगा। सर हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बात कर रहे हो। हमारा अभी यहाँ पर लॉजिक क्या आ रहा है कि ये जो पर्टिकुलर 10% आया है इसके अंदर टैक्सेबल इवेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो हमारा मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, वो हमारा मेजर प्रॉब्लम है। सो जब कभी भी आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है और सर्विस प्रोवाइड करके आपको कोई भी परसेंटेज की होल्डिंग मिल रही है, अगर इस चीज को मैं चेंज कर देता हूं कि यहाँ पे 10% की जगह प्रिया को मिल रहा है 20%, तो प्रिया की होल्डिंग कितनी हो जाएगी, $60,000। तो जितनी भी उस नेट वर्थ है, जितनी भी उस पार्टनरशिप की नेट वर्थ है, वो पूरा का पूरा ट्रीट हो जाएगा एज व्हाट, एज ऑर्डिनरी इनकम, एज ऑर्डिनरी इनकम। एंड जैसे ही मैं ऑर्डिनरी इनकम बोलता हूं तो ये 1099 NEC बनता है। मतलब कि क्या हो रहा है कि अब पार्टनरशिप फर्म, सीपीए फर्म 1099 NEC इश्यू करेगा और प्रिया अपना जब 1040 का रिटर्न फाइल करेगी उसको स्केड्यूल ई के अंदर जाके
एज ऑर्डिनरी इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अलोंग विद व्हाट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ठीक है। अब जैसे ही दोनों सिनेरियो के अंदर, चाहे वो $30,000 हो या फिर वो $60,000 हो, इसके ऊपर ऑर्डिनरी टैक्स कैलकुलेट होगा, ऑर्डिनरी टैक्स कैलकुलेट होगा। और जैसे ऑर्डिनरी टैक्स कैलकुलेट हो गया, नाउ इस 10% के ऊपर या 20% के ऊपर जो भी होल्ड, सॉरी, जितना भी हमने जिस टैक्स पे किया, मतलब किस पे टैक्स किया, 30 या 60 के ऊपर, ये प्रिया का बेसिस बन जाएगा फॉर दिस 10% शेयर, फॉर दिस 10% शेयर। अब देखो, अब क्या हो रहा है, मेरे को एक सवाल पूछना है। मेरा अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर कैपिटल का है, कैपिटल के अंदर मेरा इंटरेस्ट है, और कल को मैं लिक्विडेट करता हूं, तो क्या मुझे उसका बेनिफिट होगा? क्या मुझे उसमें से कोई भी गेन और लॉस का इनकम, कोई भी बेनिफिट मिलेगा? मैं उस मार्केट के अंदर उसको बेचता हूं, क्योंकि मैं 10% की होल्डिंग करता हूं, तो मेरे पास में भी उस 10% के हिस्से के बराबर कुछ ना कुछ तो आएगा, शेयर आएगा ही आएगा। क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बताऊं? हाँ या ना में बताओ। करेक्ट, परफेक्ट, सही बोल रहे हैं सभी लोग। तो यहां पर टैक्सेबल इवेंट क्या हो जाता है? अब सर्विसेज के अंदर देख लो क्या हो रहा है। अगर आपने सर्विसेज दी, मैं एक बार और समराइज कर देता हूं, सर्विसेज दी और आपके पास में कोई एक परसेंटेज आया, ठीक है, जितना भी परसेंटेज आया है उसकी नेट वर्थ के हिसाब से, उस फर्म की नेट वर्थ के हिसाब से आपको ऑर्डिनरी इनकम की तरह ट्रीट करना पड़ेगा इन अंडर, वे ऑन एज इन व्हाट, 1099 NEC। और उसके ऊपर ऑर्डिनरी टैक्स पे करना पड़ेगा। बट कहां पर टैक्स पे करना पड़ेगा? 1040 के अंदर, 1065 के अंदर नहीं करोगे आप, कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है। सिमिलरली जितना भी आपने टैक्स पे किया है, उसकी वो ही वैल्यू आपकी बेसिस बन जाएगी। तो कल को अगर प्रिया अपने 10% की शेयर होल्डिंग को मार्केट के अंदर बेचती है, तो उसके पास में एक सेल प्राइस आएगी जो मार्केट में बेचेगी, और उसकी जो बेसिस होगी, वो बेसिस कैसे कैलकुलेट होगी? जो यहां से हमने ऑर्डिनरी 1099 NEC से कैलकुलेट करके निकाली है। ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट सेम ऑपोजिट सिनेरियो हो जाता है जब आपने सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग करा है। और जब आपने प्रॉफिट शेयरिंग करते हो तो आपके पास में कोई भी ओनरशिप के राइट्स नहीं होते हैं। जब आपके पास में ओनरशिप के राइट्स नहीं होते हैं, तो कोई भी टैक्सेबल इवेंट आएगा ही नहीं, कोई भी टैक्स कैलकुलेट होगा ही नहीं। मतलब कि एक बार इसको पढ़ लेता है और हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। प्रॉफिट शेयरिंग, सॉरी, प्रॉफिट शेयरिंग इंटरेस्ट, no share of existing capital, only future profits, generally not taxable when received, because if the partnership liquidates immediately, the partner would not receive anything, क्योंकि fair market value is not determinable, generally zero at the time of receipt, no income is recognized। बट एट द टाइम ऑफ कैपिटल, जहां पर आपको कैपिटल का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वहां पर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब इसके दूसरे वे में भी मैं अगर बोलूं कि अगर 20% की होल्डिंग है, तो उस 20% होल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब कल को उसी टाइम पे वो उसको मार्केट में बेचने जाती है, तो उस 20% का उसको कितना दाम मिल जाएगा, उस शेयर होल्डिंग का दाम कितना मिल जाएगा मार्केट के अंदर, वो ही उसकी टैक्सेबल इवेंट बन जाएगा। और वहां पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा एज व्हाट, एज ऑर्डिनरी इनकम। हाँ, परफेक्ट। सो अब काफी लोगों को, अब मेरे को बताओ कि किस किस को यहाँ पे कोई दिक्कत आई है। ठीक है, काव्या को नहीं आई, प्रिया को नहीं आई, अक्षय को नहीं आई, संतोष को नहीं आई। ओके, बाकी लोग भी बोल ही दो, मना थोड़ी, डांट थोड़ी रहा हूं, बोल दो। ठीक है, चलो। यहाँ पे काफी लोगों को नहीं इतनी दिक्कत आई है, बट मैं इस टॉपिक को आज यहीं पे रोकता हूँ। सी, मैंने कहा, पहले ही बोला था कि पार्टनरशिप के अंदर, एस्कॉप के अंदर मैं टाइम कंज्यूम करूंगा, और अगर मैं टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा तो आपके पास में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट आ रहा है, एक बार ये नोट्स को पढ़ना, और फिर भी कोई डाउट आ रहा है, डोंट वरी, रीच मी आउट, आई विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू। डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ में एक 1-to-1 कॉल भी रख लूंगा, या फिर ग्रुप सेशन के अंदर हम बैठ के इसको और डिस्कस करेंगे। बट एक चीज समझ लेना, कल जो टॉपिक करेंगे उसको क्या बोलते हैं हम, पार्टनर बेसिस ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट।
वो भी करेंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड बेसिस को वो समझेंगे, और उसके बाद में फिर एक साथ ही क्लब में इसको करेंगे, ताकि क्या होगा कि एमसीक्यूज को जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। नाउ आज के लिए हम इतना ही टॉपिक रखेंगे। इफ यू गाइस फाउंड इट इंटरेस्टिंग, शेयर योर थॉट्स। इफ यू डू नॉट फाइंड इट इंटरेस्टिंग, कुछ भी दिक्कत आ रही है, नो वरीज, गेट गेट इन टच विद मी। मैं आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करूंगा इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से डीप में, जो भी प्रॉपर थॉट आएगा उसको मैं वहां पे एड्रेस कर दूंगा। ठीक है। नाउ इफ यू गाइस डू नॉट सी मी टुमारो, टिल देन इट्स अ गुड डे, गुड इवनिंग एंड गुड बाय।